Hi everyone, welcome all of you to my channel, and this session is all about question discussion of nursing foundation. तो चलिए शुरू करते हैं. फंडामेंटल्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं आज. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू इज, नाउ दीज क्वेश्चंस, ये सब वही क्वेश्चंस हैं विच आई हैव पुट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज ड्यूरिंग द लास्ट वीक. तो जितने भी, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट वीक क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सो मोस्ट वेलकम टू लर्न द राइट आंसर एंड एक्सप्लेनेशन. ओके, सो द नर्स विल क्लोजली मॉनिटर which of the following in an opioid naive patient. So what does this mean? First of all, क्वेश्चन को हमें ध्यान से समझना है. क्लोजली मॉनिटर मतलब कुछ ना कुछ हमारा प्रायोरिटी या कुछ ना कुछ ऐसा आंसर होगा जो ज़्यादा हमारा अटेंशन डिमांड कर रहा है. कौन से पेशेंट में? ओपियोइड नेव पेशेंट में. सो सबसे पहले हमें यही जानना होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपियोइड नेव पेशेंट. सो ओपियोइड नेव, नेव मीन्स न्यू. ऐसा पेशेंट हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड टेकिंग ओपियोइड्स, हु इज़ नॉट वेरी मच हैबिचुअल, वो ओपियोइड्स काफ़ी लंबे समय से नहीं ले रहा है. मान लीजिए फॉर अ फ्यू डेज़ या फिर एक हफ्ते से उसने ओपियोइड्स लेने शुरू किए हैं, उन लोगों को हम ओपियोइड नेव पेशेंट बोलते हैं. ऐसे पेशेंट्स में जब आपको पता है कि आपके पेशेंट को पहली बार ओपियोइड्स चल रहे हैं, तो किस चीज़ को आप ध्यान से मॉनिटर करोगे, क्या चीज़ आप ध्यान में रखोगे? डिक्रीज इन पेन इंटेंसिटी. तो सबसे पहले थोड़ा सा ओपियोइड्स के बारे में बात कर लेते हैं. देखो, एनाल्जेसिक्स, स्पेशली द ड्रग्स जो कि पेशेंट का पेन रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं, एनाल्जेसिक्स मेनली अगर हम डिवाइड करें, ब्रॉडली देखें, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनाल्जेसिक्स. कौन से हैं? सबसे पहले हमें पता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं. सेकंड हमारे ओपियोइड्स हैं जिसको कि हम नार्कोटिक्स भी कहते हैं. और जो थर्ड टाइप है दैट इज़ जो हमारे को एनाल्जेसिक्स हैं. को एनाल्जेसिक्स मतलब ऐसी दवाइयाँ जो एनाल्जेसिक्स के इफ़ेक्ट्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं. ओके, को एनाल्जेसिक्स. हमें बात करनी है स्पेसिफिकली ओपियोइड को लेके. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपियोइड्स? ओपियोइड्स का क्या काम है, किस तरीके से काम करते हैं, कौन सी सिचुएशन में हमें पेशेंट्स को ओपियोइड्स देने होते हैं? सबसे पहली चीज़, अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, मॉडरेट टू सीवियर पेन में ओपियोइड्स का यूज़ किया जाता है, ओपियोइड्स दिए जाते हैं पेशेंट को जिससे कि पेन मैनेज हम कर सकें. नाउ जैसे कि मॉर्फिन, जैसे कि कोडीन, फेंटेनिल एट्सेट्रा. ना ओपियोइड्स के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी एसोसिएटेड हैं. ना ओपियोइड्स कैन बी अवेलेबल इन शॉर्ट एक्टिंग फॉर्म, इन लॉन्ग एक्टिंग फॉर्म. मतलब ओपियोइड्स शॉर्ट एक्टिंग भी हो सकते हैं जो थोड़े समय में अपना काम कर जाएं, और कुछ लॉन्ग एक्टिंग भी होते हैं जो लंबे समय तक अपना असर दिखाते हैं. फाइन, ये तो हुई ओपियोइड्स के बारे में एक जनरल सा इंट्रोडक्शन. नाउ अगर हम ओपियोइड नेव पेशेंट की बात कर रहे हैं या फिर साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है कि डिपेंडेंस कॉज करता है. जो ओपियोइड्स हैं वो पेशेंट में डिपेंडेंस कॉज करते हैं, जिसकी वजह से डोज मॉडिफाई करना या डोज एडजस्ट करना या रिड्यूस करना एक इम्पॉर्टेंट एक्शन बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट हमारी मैनेजमेंट बन जाता है. फाइन, तो सबसे पहली चीज़ क्या है? डिपेंडेंस कॉज करते हैं. देन व्हाट एल्स दे कैन कॉज डिप्रेशन. डिप्रेशन भी कॉज कर सकते हैं. पेशेंट का जो स्लीप पैटर्न है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं. सो देर आर फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स. अब इन साइड इफ़ेक्ट्स को मैनेज करना एक अलग काम हो गया. हम बात कर रहे हैं ओपियोइड नेव पेशेंट में. तो ऐसे पेशेंट्स जिसको कि ओपियोइड पहले कभी नहीं चले हैं और न्यू पेशेंट है, हमें क्या ध्यान रखना है? ऐसे में क्या होता है, एक रेयर साइड इफ़ेक्ट है, rare side effect in case of opioid naive patients, and that is respiratory depression. क्या है? Patient can have respiratory depression. This, जितने भी पेशेंट्स को ओपियोइड चल रहे होते हैं वो इसके रिस्क पे होते हैं, पर जो ओपियोइड नेव पेशेंट हैं, जो नए पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है. नाउ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मतलब क्या है? क्लिनिकली हम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को कब कहेंगे सिग्निफिकेंट? व्हेन दिस कंडीशन इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन. पेशेंट के जो बेस लाइन डेटा है उससे अगर हम कंपेयर करें तो पेशेंट का जो रेट और डेप्थ है वो कम हो गया, दैट इज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. नाउ what happens in case of respiratory depression? respiratory depression होने से पहले पेशेंट sedation में चला जाएगा. so patient will
गो इनटू सिडेशन बिफोर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो हमें क्या एंटिसिपेट करना है, पेशेंट को क्लोजली मॉनिटर करना है कि पेशेंट को सिडेशन तो नहीं हो रहा है। ओपियोइड नेव पेशेंट है, अगर पेशेंट को सिडेशन हो रहा है सो this can be an indication of respiratory depression, which is a fatal condition if it is not managed on time. Okay, so the answer is sedation. बाकी और जो चीज़ें हैं, पेन इंटेंसिटी कम होगी, येस इट इज़ अ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन। ब्रैडिप्निया, येस थोड़ा सा स्लो होगा रेट ऑफ रेस्पिरेशन। नो चेंज इन पेन इंटेंसिटी, इट इज़ टोटली इररेलेवेंट। जो हमारा आंसर है दैट इज़ सिडेशन। तो आपको ध्यान रखना है, ओपियोइड नेव पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से पहले पेशेंट सिडेशन में चला जाता है। फाइन, सो यू हैव टू क्लोजली मॉनिटर अ पेशेंट फॉर सिडेशन। अगर आप उसको उठाने की कोशिश कर रहे हो और वो उठ नहीं रहा है, so that is an indication of respiratory depression. Okay, so moving forward, I hope all of you understood. Next, an elderly patient. There is an elderly patient having complaints of insomnia, is prescribed with benzodiazepine. So what is happening in this case? क्या हो रहा है यहाँ पे? एक ओल्ड पेशेंट है जिसको की कंप्लेंट्स, जिसको की नींद अच्छे से नहीं आती, इंसोमनिया की कंप्लेंट्स हैं। अब पेशेंट को क्या चल रहा है? बेंजोडायजेपाइंस चल रहा है। Now the nurse will assess the patient for which of the following condition. एक ओल्ड पेशेंट है, बेंजोडायजेपाइंस पे है, क्या चीज़ आप ध्यान रखोगे? पेशेंट को इनकॉन्टिनेंस हो सकता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, या फिर ब्रैडिकार्डिया हो सकता है। सही आंसर पे पहुंचने के लिए हमें थोड़ा सा बेंजोडायजेपाइन का जो एक पूरा जो ड्रग प्रोफाइल है, या क्या कॉजेज़, क्या इफ़ेक्ट्स ये कॉज करता है, वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो क्या करता है बेंजोडायजेपाइन? बेंजोडायजेपाइन बेसिकली देते ही इंसोमनिया में है। अच्छा, क्या व्हाट इट डज? इट कॉजेज रिलैक्सेशन, पेशेंट को काम कर देता है, ठीक है, एंजाइटी में भी काम आता है, हिप्नोटिक इफेक्ट्स है, सिडेशन में भी काम आता है। तो ये है बेंजोडायजेपाइन। नाउ व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ एल्डरली पेशेंट? एल्डरली पेशेंट के केस में क्या होता है? देखो, इन केस ऑफ ओल्ड एज या फिर एल्डरली, ड्रग बॉडी से टाइमली बाहर नहीं निकल पाता है। सो व्हाट हैपन्स, देर आर चांसेस कि जो ड्रग है वो बॉडी में काफ़ी लंबे समय तक एक्टिव रह सकता है। द ड्रग कैन रिमेन एक्टिव इन द बॉडी फॉर अ लॉन्गर टाइम, जिसकी वजह से जो इफ़ेक्ट्स हैं वो वापस लौट के आ सकते हैं। या बेसिकली इन जनरल हमें क्या करना है? वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट फॉर सम इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स फॉर अ बिट लॉन्गर टाइम। लंबे समय तक हमें पेशेंट को यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा साइन, सिम्टम्स, साइड इफेक्ट्स के लिए। सो स्पेशली इन केस ऑफ एल्डरली थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है ये बेंजोडायजेपाइंस के साथ, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम पेशेंट को लंबे समय तक, बिकॉज ऑफ व्हाट, द ड्रग रिमेन्स एक्टिव इन बॉडी फॉर अ लॉन्गर टाइम। लंबे समय के लिए जो ड्रग है वो बॉडी में रह सकता है। What all it can cause in elderly, what all it can cause? It can cause respiratory depression, it can cause sedation, नेक्स्ट डे sedation। मतलब मान लीजिए आपने पेशेंट को आज ड्रग दिया है और आपको लगा कि ठीक है, पेशेंट को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आ रहे, ओके नाउ फाइन, बट ऐसा नहीं है। आपको नेक्स्ट डे भी पेशेंट को ऑब्जर्व करना है अगर ओल्ड एज है और बेंजोडायजेपाइन पे है, क्योंकि नेक्स्ट डे सिडेशन हो सकता है, पेशेंट को रीबाउंड इंसोमनिया हो सकता है। व्हाट इज़ रीबाउंड इंसोमनिया? रीबाउंड इंसोमनिया इज दवाई का असर खत्म हुआ और वापस से इंसोमनिया आ गया। इम्पेयर्ड मोटर फंक्शन, जो पेशेंट का बैलेंस है, बैलेंस बिगड़ सकता है। मान लीजिए पेशेंट को आपने कल एक बेंजोडायजेपिन की डोज दी थी, अब आज का दिन हो गया, नेक्स्ट डे पेशेंट अगर उठ के चल रहा है और उठ के उसका बैलेंस नहीं बन रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, पेशेंट कभी इधर गिर रहा है, सो व्हाट इज़ हैपनिंग? This is happening because of the dose we gave yesterday. So motor function में प्रॉब्लम्स, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? What can happen in elderly? It can lead to injury, it can lead to fall. So let us go back to the question. So what is the answer? The answer is respiratory depression. In case of old patients, we have to be little more cautious.
Fine. Next question. Let us move on to the third question. A nurse is taking care of a patient with fluid electrolyte imbalance. She notices that there is redness around the IV cannula. After touching, she found that there is tenderness and IV flow is also decreased. होता है ना, it happens जब पेशेंट को IV कैनुला लग गया है तो स्वेलिंग कई बार हो जाती है आसपास, टेंडरनेस है, दर्द हो रहा है और IV जो फ्लो है, जो ड्रॉप्स हैं वो भी धीरे चल रही हैं. Now what is the correct interpretation of the following condition and action? क्या है ये, क्या कंडीशन है ये, क्या आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हो? लेट अस हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. देखते हैं. फाइंडिंग इज नॉर्मल आफ्टर कैनुलेशन एंड कंटिन्यू द आईवी फ्लो. सो दिस अ नॉर्मल फाइंडिंग? नो, दिस इज नॉट अ नॉर्मल फाइंडिंग. नॉर्मल फाइंडिंग क्या है? कैनुला लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, स्वेलिंग भी नहीं है, रेडनेस नहीं है, टेंडरनेस नहीं है, आईवी फ्लो इज ऑल्सो मेंटेन्ड. That is the normal expectation, but in this condition what is happening? काफ़ी चीज़ें हो रही हैं which is not a normal finding. The finding is abnormal. There is sepsis. Stop the IV flow. Remove cannula. ठीक है, finding abnormal है, but क्या sepsis के chances हैं या sepsis हो रहा है? No, because sepsis काफ़ी बड़ी स्टेज है, काफ़ी बड़ा सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन है. इट हैज़ गॉट सम स्टेप्स, सम स्टेजेस, और एकदम से ऐसे सेप्सिस डेवलप नहीं होता बिकॉज ऑफ IV कैनुला. इट हैज़ गॉट सम स्टेजेस. ओके, सो नो, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. द फाइंडिंग इज एबनॉर्मल. येस, फाइंडिंग इज एबनॉर्मल. देयर इज फ्लेबाइटिस. स्टॉप द IV फ्लो. रिमूव कैनुला. फाइन, ये हमारा आंसर हो सकता है. एक बार डी ऑप्शन भी देख लेते हैं. द फाइंडिंग इज एबनॉर्मल. वेट फॉर फिजिशियन टू प्रोवाइड यू द ऑर्डर. ओके, नाउ हमें पता है कि फाइंडिंग एबनॉर्मल है, पर इस चीज़ के लिए वी डोंट हैव टू वेट फॉर द फिजिशियन टू कम एंड टू गिव सम ऑर्डर. इस कंडीशन के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप डॉक्टर का वेट करो या इन्फॉर्म करो डॉक्टर को. सो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ फ्लेबाइटिस. Okay, this is phlebitis. It is usually it is a normal condition. I mean, it is usually seen in patients who have IV cannula. जब हम पेशेंट को IV cannula लगाते हैं तो काफ़ी पेशेंट्स में phlebitis होने के चांसेस होते हैं, जिसको कि हमें देखना है, पहले से मैनेज करके रखना है, एंड वी हैव टू प्रिवेंट दिस कंडीशन. सो यहाँ पे जो हो रहा है, रेडनेस है और टेंडरनेस है और IV फ्लो भी रिड्यूस्ड है. ऑल ऑफ दीज आर इंडिकेटिंग टूवर्ड्स फ्लेबाइटिस. और जब भी फ्लेबाइटिस है, जब भी इस तरह का कंडीशन है, इमीडिएटली यू हैव टू स्टॉप द IV फ्लो एंड यू हैव टू रिमूव द कैनुला. यू हैव टू चेंज द साइट. फाइन, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. एज पर द प्रेस्क्रिप्शन 1000 ml ऑफ नॉर्मल सेलाइन टू बी इन्फ्यूज्ड ओवर 12 आवर्स. हमें क्या दिया है? 1000 ml नॉर्मल सेलाइन दी है. 12 आवर्स में हमें इसको इन्फ्यूज़ करना है. ड्रॉप फैक्टर कितना है? ड्रॉप फैक्टर 15 है, एंड ड्रॉप फैक्टर इज 15 ड्रॉप्स पर ml. 1 ml. You will infuse how many drops per minute? Round your answer to the nearest whole number. So this is a very basic calculation. Okay, इस तरह का कैलकुलेशन आपको आ सकता है. क्या फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाते हैं? हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? हमें यहाँ पे ड्रॉप्स पर मिनट कैलकुलेट करना है. तो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? हमारा जो ड्रॉप्स पर मिनट है उसका फॉर्मूला क्या है? हम क्या करेंगे? टोटल वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई करते हैं ड्रॉप फैक्टर से. मैं पूरी स्पेलिंग्स नहीं लिख रही हूँ, आई होप आप समझ पा रहे हो इसको. एंड टाइम इन मिनट्स. यहाँ पे कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं. हमें टाइम इन मिनट्स लिखना होता है. हमें टाइम क्या दिया? आवर्स में दिया, तो हमें उसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है. सो व्हाट इज़ द टोटल वॉल्यूम वी हैव? 1000 ml. ड्रॉप फैक्टर इज गिवन 15. नाउ टाइम इन मिनट्स 12 इंटू 60, क्योंकि टाइम इन मिनट्स तो हमें 12 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाई 60 करना होगा. तो व्हाट इज़ द कैलकुलेशन? 15,000 बाय 720. सो व्हाट इज़ द आंसर? आंसर है हमारा 20.8 ड्रॉप्स पर मिनट. पर 20.8 ड्रॉप्स तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, सो वी हैव टू राउंड दिस टू द नियरेस्ट होल नंबर. सो द आंसर इज 21 ड्रॉप्स. आंसर बी. सो मोस्ट ऑफ यू, काफ़ी बच्चों ने आप में से आंसर हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट किया था, बी ही टिक किया था. सो वेरी गुड. सो हमारा जो आंसर है दैट इज़ 21 ड्रॉप्स पर मिनट. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. Fine. Next question. A patient is ordered levothyroxine.
लिवोथैरेक्सिन है, कितना दिया है, 150 माइक्रोग्राम ओरली डेली पेशेंट को लेना है। अब जो मेडिसिन है, जो दवाई है, उसमें क्या है, 0.1 mg पर टैबलेट। एक टैबलेट में कितना है, 0.1 mg। नाउ यू सी द डिफरेंस, क्योंकि इन्हें हमें एक करना होगा। माइक्रोग्राम और मिलीग्राम, डोज जो बोली गई है लेने के लिए वो माइक्रोग्राम में है, जो अवेलेबल है वो मिलीग्राम में है। द नर्स एडमिनिस्टर्स हाउ मेनी टैबलेट्स, आप कितना टैबलेट पेशेंट को लेना है, कैसे बताएंगे हम कैसे बताएंगे, हमें क्या करना है, हमें कितनी टैबलेट्स कैसे कैलकुलेट करनी है, डिज़ायर्ड डोज डिवाइडेड बाय अवेलेबल डोज एंड देन टैबलेट। ओके, सो अब अगर हम चलें तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड डोज है वो 150 माइक्रोग्राम है। इनका हमें यूनिट सेम करना है ना, तो 150 माइक्रोग्राम को हम क्या करेंगे, हमें उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। वी विल डिवाइड इट विद 1000। क्या रहेगा हमारा, 0.15 मिलीग्राम। 0.15 मिलीग्राम। सबसे पहले आपको यूनिट्स को ध्यान देना है, यूनिट को चेंज करना है। सो नाउ वी हैव 0.15 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1। सो व्हाट इज द आंसर, 1.5। तो कितनी टैबलेट्स देनी है हमें, 1.5। द पेशेंट हैज़ टू टेक 1.5, एक और आधी, ठीक है, 1.5 गोली पेशेंट ने रोज लेनी है। सो द आंसर इज 1.5। चलिए नेक्स्ट, आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज, a patient is ordered 1000 ml of normal saline 0.9% to be infused over 8 hours। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है टोटल वॉल्यूम है, हमारे पास आवर्स दिए हुए हैं, ड्रॉप फैक्टर है 15 ड्रॉप्स पर 1 ml। द नर्स सेट्स द फ्लो रेट एट हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट। हमें अगेन यहाँ पे ड्रॉप्स पर मिनट निकालना है। तो ड्रॉप्स पर मिनट हम कैसे निकाल रहे हैं, टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय ड्रॉप फैक्टर एंड देन टाइम इन मिनट्स। नाउ जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन करो और बताओ व्हाट इज द आंसर। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 15, टाइम इन मिनट्स इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 60। सो व्हाट डू वी हैव, वी हैव 15,000 प्लस 480। सो व्हाट इज द आंसर, what is the answer, what is the answer, we have 31.2 ड्रॉप्स पर मिनट। तो क्या हम 31.2 ड्रॉप्स पर मिनट दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, हमें इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर। व्हाट इज द आंसर, 31 इज द आंसर। सो 31 ड्रॉप्स पर मिनट। दिस इज़ अ वेरी बेसिक, बड़ा ही बेसिक सा कैलकुलेशन है ये, बड़े बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, बट दीज ऑल्सो हमें बहुत ज़रूरत है इनको प्रैक्टिस करने की भी, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, यस, ये आप लोगों में से एक बच्चे का डाउट था। फॉर लंबर पंक्चर विच एनाटॉमिकल पार्ट इज़ यूज्ड एज अ लैंडमार्क। लंबर पंक्चर के लिए हम क्या करते हैं, विच एनाटॉमिकल पार्ट इज यूज्ड एज लैंडमार्क। ओके, सो नाउ लेट मी जस्ट शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द प्रोसीजर ऑफ लंबर पंक्चर। ओके, लंबर पंक्चर क्या है, लंबर एरिया को पंक्चर करना है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स, हम कुछ डायग्नोस कर रहे हैं, CSF सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर थेराप्यूटिक भी हो सकता है, कुछ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। किसी भी पर्पस से हम क्या कर रहे हैं, हम एक नीडल इंसर्ट कर रहे हैं लंबर रीजन में। पहली चीज़ आप ये समझो, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, ये आप देख रहे हो, ये पेशेंट की पोजीशन है इस तरीके से, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। नाउ हियर द नीडल इज इंसर्टेड। नाउ अब इसको और थोड़ा सा इलैबोरेट करके दिखाया, ये स्पाइनल कॉर्ड का टेपरिंग एंड है, विच टर्मिनेट्स एट T1, सॉरी, इट टर्मिनेट्स एट L1. I think I'm getting a bit confused here. L1 नहीं, but it terminates at here where this thing is called as conus medullaris। जहाँ पे ये टर्मिनेट होता है, इस पार्ट को हम, इट इज़ द मोस्ट बल्बस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज कोनस मेड्यूलरिस। नाउ अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम इसमें से कौन सा पार्ट एक लैंडमार्क के जैसे यूज़ करते हैं जब हम LP नीडल इंसर्ट करते हैं। देखो, दिस इज कोनस मेड्यूलरिस एट द लेवल ऑफ L1 पे ये टर्मिनेट हो रहा होता है। नाउ क्या इलियक क्रेस्ट
हम लैंडमार्क यूज़ करेंगे, हेड ऑफ फीमर करेंगे, लेवल ऑफ C7 करेंगे। देखो हम पहले इसमें से एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। हेड ऑफ फीमर हम वो लैंडमार्क यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि फीमर कहाँ है, हेड ऑफ द फीमर कहाँ है, हमें कहाँ इंसर्ट करना है। हेड ऑफ द फीमर कैन नॉट बी यूज्ड। लेवल ऑफ C7 क्योंकि हमें तो लंबर एरिया में जो अपना नीडल इंसर्ट करना है, तो C7 का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं इलियक क्रेस्ट। इलियक क्रेस्ट भी इट इज़ समवेयर हियर, इट विल बी समवेयर हियर, तो इलियक क्रेस्ट इज ऑल्सो नॉट द आंसर। हमारा जो लैंडमार्क रहेगा ना, दैट इज स्पाइनस प्रोसेस ऑफ L3 L4। नीडल कहाँ इंसर्ट करते हैं, L3 L4 के बीच में या फिर L4 L5 के बीच में। ये दो इंसर्शन साइट्स हैं जो जहाँ पे हम अपना नीडल इंसर्ट करते हैं। लैंडमार्क हमें क्या देखना है, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ L3 L4। वेयर इज L3 L4, हियर इज L3 L4 L5। या तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे नीडल इंसर्ट करेंगे या फिर L4 L5 के बीच में नीडल इंसर्ट करेंगे। ओके, सो हमारा जो लैंडमार्क होगा इट इज स्पाइनस प्रोसेस ऑफ L3 L4 आर दी लैंडमार्क्स फॉर लंबर पंक्चर। क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, हमें कहाँ पे इंसर्ट करना है, क्या हमारा लैंडमार्क है। ओके, नाउ दीज लैंडमार्क्स, ये जो लैंडमार्क्स हैं ये क्यों यूज़ होते हैं, इसलिए यूज़ होते हैं कि इस पार्ट को हम डैमेज ना कर दें, टू प्रिवेंट द डैमेज टू कोनस मेड्यूलरिस विच इज़ द टेपरिंग एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नाउ वन मोर पार्ट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सी, दिस इज कॉर्डा इक्विना। ये क्या है, इट इज़ अ हॉर्स की जो टेल होती है ना, इट्स अ हॉर्स टेल लाइक स्ट्रक्चर। ये नर्व एंडिंग्स है, नर्व रूट्स हैं। ओके, सो चलिए, आई होप ऑल ऑफ यू understood the right answer. Now a nurse has to apply cold therapy to a patient. आपको एक पेशेंट को कोल्ड थेरेपी देनी है। क्या आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो कि कोल्ड थेरेपी देने के क्या इफ़ेक्ट्स हैं और हीट थेरेपी देने के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। हम कब हीट थेरेपी देते हैं, कब कोल्ड थेरेपी देते हैं, वी ऑल मस्ट नो दिस। चलिए, कब पहचानेंगे, जब हमें पता होगा कि इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सो अ नर्स हैज़ टू अप्लाई कोल्ड थेरेपी टू अ पेशेंट। द नर्स शुड नो दैट फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। इसमें से कौन सा कोल्ड एप्लीकेशन का इफेक्ट नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि ये जो कोल्ड एप्लीकेशन है ये क्या क्या काम करती है। कोल्ड एप्लीकेशन, अगर कहीं पे पेशेंट को हम कोल्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं, कब करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत मसल टेंशन है या फिर स्प्रेन है या स्ट्रेन है, कुछ स्पोर्ट्स इंजरी है, उस केस में हम क्या करते हैं, हम कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं। कोल्ड एप्लीकेशन करने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होती हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं। कोल्ड एप्लीकेशन करने से जो ब्लड वेसल्स हैं उनका वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है टू दिस इंजरी साइट और स्वेलिंग रिड्यूस हो जाती है। ओके, तो अगर कहीं पे चोट लगी है, स्प्रेन है, तो वहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, कोल्ड एप्लीकेशन से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड फ्लो की वजह से एडीमा और स्वेलिंग को हम कम कर पाए। सो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन इज एन इफेक्ट ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। रिड्यूस्ड ब्लड विस्कोसिटी, व्हाट इज ब्लड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज थिकनेस ऑफ ब्लड। सो कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से ब्लड थिक हो जाता है या ब्लड विस्कोसिटी बढ़ जाती है या घट जाती है। व्हाट हैपन्स, कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से ब्लड की जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, ब्लड थिक हो जाता है कोल्ड एप्लीकेशन की वजह से। एंड हॉट एप्लीकेशन की वजह से ब्लड विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है, ब्लड की थिकनेस कम हो जाती है। सो द आंसर इज दिस, reduced blood viscosity. Yes, cold application works as local anesthesia. जो इंजरी की साइट है, जहाँ चोट लगी है, वहाँ पे कोल्ड एप्लीकेशन करने से पेन मैनेज होता है, पेन रिड्यूस होता है। डिक्रीज्ड मसल टेंशन, जो मसल टेंशन है वो भी कम होती है बिकॉज ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। सेल मेटाबॉलिज्म ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन। सो दीज आर द इफेक्ट्स वन हैज़ टू नो, वी हैव टू नो कि कोल्ड एप्लीकेशन से क्या होगा और हीट एप्लीकेशन से क्या होगा। जैसे कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की बात करें तो हीट एप्लीकेशन से क्या होगा, वेजो डायलेशन होगा, ब्लड फ्लो विल बी इंक्रीज्ड टू द साइट। Okay, so that is how the right answer is option B. I think this is the last question. Yes, so good luck everyone, good luck for your preparation of NORCET mains, and I will be bringing some more sessions like this. Okay, so all the best.